इस वीडियो में हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत डेप्रिसिएशन के प्रोविजन से संबंधित जो नियम हैं उनका अध्ययन करेंगे। डेप्रिसिएशन से जो तात्पर्य है वो किसी भी संपत्ति को प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो गिरावट होती है उससे लिया गया है। मतलब उसको प्रयोग करने या टाइम निकलने से जो उस संपत्ति के मूल्य में गिरावट होगी, उसकी उपयोगिता में जो कमी होगी, उसको डेप्रिसिएशन माना गया है। आयकर अधिनियम की धारा जो 32(1) है उसके अनुसार एक करदाता को किसी भी गत वर्ष में ह्रास की कटौती केवल निम्न संपत्तियों यानी दो तरह की संपत्तियां दी हैं उन पर मिलती है। पहली है मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल असेट्स, जिसमें भवन आएगा, फर्नीचर आएगा, मशीन आएगी और प्लांट आएंगे, मशीन एंड प्लांट शामिल है। और दूसरी इंटेंजिबल असेट्स, अमूर्त संपत्तियां, जिसमें पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी व तकनीकी ज्ञान पर किए गए एक मुश्त व्यय के संबंध में मिलती है। ये इंटेंजिबल असेट्स के जो कटौती है ये 1 अप्रैल 98 को या इसके बाद अगर खर्चा किया गया है तो उन्हीं पे मिलेगी। इससे पहले इन पर डेप्रिसिएशन का प्रावधान नहीं था। ह्रास की कटौती के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनमें से पहला है कि करदाता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, यानी डेप्रिसिएशन की छूट लेने के लिए जो संपत्ति है जिस पर डेप्रिसिएशन की छूट लेनी है उसका करदाता स्वामी होना चाहिए। स्वामी के अलावा दूसरे को छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई करदाता कोई संपत्ति लीज या किराए पर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि ह्रास की कटौती उस करदाता को मिलेगी जिसने संपत्ति को किराए पर दिया है, जो उसका स्वामी है। किंतु इसके कुछ अपवाद हैं, जिनमें से किराए पर ली गई भूमि पर मकान का निर्माण। यदि किराए पर कोई भूमि ली गई है और उस पर मकान का निर्माण किराया है तो निर्माण कराने वाले व्यक्ति को, चूंकि भूमि पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, भूमि पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो जो मकान जिसने बनवाया है उसको इसकी डेप्रिसिएशन की कटौती मिल जाएगी, उसको प्रावधान हो जाएगा उसके लिए। दूसरा, किराए पर लिए हुए मकान का विस्तार। यदि कोई व्यक्ति किराए पर मकान ले लेता है और उसमें कोई एक्सटेंशन करता है तो एक्सटेंशन वाला पार्ट जो है, विस्तार वाला जो पार्ट है, उस पर उसे किराएदार को ह्रास की कटौती मिल जाएगी। जबकि मकान की जो लागत है उसका जो डेप्रिसिएशन है वो मकान मालिक को मिलेगा। किराएदार को केवल एक्सटेंशन के संबंध में ही ह्रास की कटौती मिलेगी। किराया क्रय पद्धति पर संपत्ति का क्रय किया हो। यदि किसी ने किराया क्रय पद्धति पर संपत्ति का खरीदी है तो संपत्ति क्रेता का स्वामित्व तो नहीं होता, परंतु उसे ह्रास की कटौती स्वीकृत होती है, उसे डेप्रिसिएशन की कटौती मिल जाती है। इसके अलावा अपवाद में है आंशिक स्वामित्व की दिशा में एक से अधिक व्यक्ति यदि किसी संपत्ति के सह स्वामी हो तो सभी आंशिक स्वामियों को ह्रास की कटौती आनुपातिक रूप से मिलेगी, यानी कि एक से ज्यादा ओनरशिप है तो सबको आनुपातिक कटौती मिलेगी। पट्टे पर प्राप्त मशीन व प्लांट, पट्टे पर मशीन और प्लांट प्राप्त करने की दिशा में ह्रास पट्टेदाता को दिया जाएगा, ह्रास की छूट पट्टेदाता को मिलेगी। अब ये तो पहली कंडीशन थी कि करदाता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, जिसमें से अपन ने अपवाद पढ़ा, किराए पर ली गई भूमि पर मकान का निर्माण, किराए पर लिए हुए मकान का विस्तार, किराया क्रय पद्धति पर संपत्ति क्रय, आंशिक स्वामित्व की दशा में सभी स्वामियों को, और पट्टे पर प्राप्त मशीन व प्लांट, ये इसके अपवाद में अपन ने पढ़े। दूसरी जो शर्त है, जो डेप्रिसिएशन की कटौती के संबंध में दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसमें गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के लिए होना चाहिए। यानी डेप्रिसिएशन की छूट लेने के लिए यह आवश्यक है कि गत वर्ष में उस संपत्ति का व्यवसाय के लिए उपयोग होना चाहिए। संपत्ति का व्यवसाय के साथ साथ निजी प्रयोग के लिए ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी, किंतु यदि संपत्ति निजी और व्यापार दोनों के लिए हो
तो ऐसी स्थिति में संपत्ति पर ह्रास की कटौती उस अनुपात में मिलेगी जिस अनुपात में निजी प्रयोग और जो व्यापार के लिए प्रयुक्त की गई है, तो जितने टाइम व्यवसाय हेतु प्रयोग है उतने समय की कटौती मिल जाएगी। नियोक्ता द्वारा प्रदत्त मकान में फर्नीचर, यदि नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को व्यवसाय के हित में निःशुल्क रहने का मकान और उसमें फर्नीचर आदि की सुविधा दी जाती है, तो ये संपत्ति व्यवसाय के लिए प्रयोग माना जाएगा और उस पर ह्रास की कटौती निर्धारित दरों से मिलेगी। यानी कि नियोक्ता द्वारा मकान अगर में फर्नीचर की सुविधा है और वो व्यवसाय के हित के लिए है, तो ऐसी स्थिति में कटौती मिल जाएगी। यदि संपत्ति प्रचलन से हटा दी जाए तो ऐसी स्थिति में ह्रास की कटौती नहीं मिल सकती। यदि संपत्ति गत वर्ष में क्रय की गई हो तो संपत्ति पर ह्रास और अतिरिक्त ह्रास की कटौती तभी मिलेगी जबकि संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में प्रारंभ हो गया हो। संपत्ति का प्रयोग सक्रिय और निष्क्रिय रूप से हो सकता है, जैसे हड़ताल या तालाबंदी होने पर संपत्ति का निष्क्रिय प्रयोग होने के कारण ह्रास की कटौती मिलती है। यानी कि मान लो जैसे संपत्ति को अपन ने यूज नहीं कर पाए, किसके कारण, हड़ताल या तालाबंदी के कारण यूज नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में उसको निष्क्रिय उपयोग मानेंगे किंतु डेप्रिसिएशन की छूट देंगे। संपूर्ण ह्रास प्राप्त करने के लिए गत वर्ष में प्राप्त संपत्ति का प्रयोग कम से कम 180 दिन के लिए होना चाहिए। यानी कि संपत्ति अगर 180 दिन के लिए, कम से कम 180 दिन है, यानी 180 दिन या उससे अधिक के लिए उसका प्रयोग किया गया है, तो जो भी रेट्स अपन आगे जो पढ़ेंगे उस रेट से पूरा डिप्रिसिएशन उस संपत्ति के संबंध में मिल जाएगा। किंतु यदि ये सक्रिय या निष्क्रिय उपयोग 180 दिन से कम अवधि के लिए है, तो ऐसी स्थिति में जो भी डिप्रिसिएशन की रेट एप्लीकेबल है उसका 50% ही कटौती मिलेगी, उसके 50% की कटौती मिलेगी यदि 180 दिन से कम की अवधि में संपत्ति का सक्रिय या निष्क्रिय प्रयोग हुआ। तो ह्रास की कटौती संपत्ति की लागत से अधिक नहीं होगी, यानी कटौती की राशि है वो संपत्ति की जो मूल लागत है उससे ज्यादा नहीं होगी। यदि वित्तीय लेखों में ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है, तो भी ह्रास की कटौती मिलेगी। केवल इस आधार पे अपन ये ह्रास की कटौती के लिए मना नहीं कर सकते कि वित्तीय लेखों में इसका प्रावधान नहीं है, यानी कि वित्तीय लेखों में प्रावधान हो या न हो ह्रास की कटौती मिलेगी। यदि संपत्तियां बेची जाए तो पहले आओ पहले पाओ, यदि संपत्तियों को बेचा जाए तो पहले आओ और पहले आना और पहले जाना विधि लागू होगी। पहले जो संपत्ति पहले आएगी उसको पहले जाना माना जाएगा और उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। यदि ह्रास संपत्तियों के समूह के, ये ह्रास है ये संपत्तियों के समूह के आधार पर लगेगा, यानी कि इंडिविजुअल एसेट्स पे नहीं लगेगा, उस समूह की सारी संपत्तियों का आधार पर मिलेगा। जिसके लिए अपन क्या करते हैं कि यदि उस समूह का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे, उस समूह का ओपनिंग बैलेंस क्या है अपने पास, और उसमें अपन ने साल के दौरान कितनी संपत्तियां खरीदी वो जोड़ देंगे, साल के में कितनी संपत्तियां उनमें से बेची है वो घटा देंगे और बचे हुए शेष पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे। यानी मेथड क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी संपत्ति समूह का बैलेंस 3 लाख रुपए है, किसी संपत्ति समूह का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए है, 2 लाख की संपत्तियां और खरीद ली तो टोटल कितना हो गया, 5 लाख हो गया। अगर उनमें से 3 लाख की संपत्तियां बेच दी अपन ने, 3 लाख की संपत्तियां बेच दी, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख का ही डिप्रिसिएशन लगेगा, 2 लाख की वैल्यू पर ही डिप्रिसिएशन लगेगा। आयकर अधिनियम में डिप्रिसिएशन लगाने के लिए संपत्तियों के समूह बनाए गए हैं। उन समूहों में से जो पहला समूह है जो भवन के संबंध में है, यानी कि भवन में के अंतर्गत सड़क, पुल, पुलिया, कुआं और नलकूप इत्यादि को भी शामिल किया गया है। और उनमें से जो पहला समूह बनाया गया, भवन से संबंधित 3 समूह बनाए गए, जिसमें पहला समूह है कर्मचारियों के निवास हेतु प्रयुक्त भवन, यानी कर्मचारियों के रहने के लिए जो भवन बनाया जाता है। ये कब माना जाता है पहला समूह, जब मुख्यतः कर्मचारियों के निवास हेतु मकान के धरातलीय क्षेत्र
निर्मित क्षेत्रफल का कम से कम 66.2/3% अर्थात दो तिहाई भाग निवास हेतु प्रयुक्त हुआ हो। यानी कि उस मकान का जो धरातलीय क्षेत्रफल है, निर्मित क्षेत्रफल है, उसका अगर 2/3 भाग कर्मचारियों के निवास के लिए प्रयुक्त हुआ हो, उस मकान को कर्मचारियों के लिए निवास का माना जाता है, जो होटल बोर्डिंग हाउस के रूप में न हो। चाहे ऐसे मकानों का क्षेत्रफल कुछ भी हो, चाहे ऐसे मकानों का निर्माण कभी भी हुआ हो, मतलब क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, और मकान का निर्माण कब हुआ इससे भी कोई अंतर नहीं होगा। मुख्य बात क्या है कि धरातलीय निर्मित क्षेत्रफल है, उसका कम से कम 2/3 भाग निवास के लिए, कर्मचारियों के निवास के लिए प्रयुक्त हुआ हो। तो उन सब मकानों को समूह एक में रखा गया है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% की होगी। यानी डेप्रिसिएशन का कितना मिलेगा? 5% मिलेगा आयकर अधिनियम के अंतर्गत। व्यवसाय हेतु प्रयुक्त भवन दूसरा दिया है, इसमें होटल और बोर्डिंग हाउस के रूप में प्रयुक्त भवन, कारखाना, कार्यालय, गोदाम, दुकान आदि के रूप में प्रयुक्त व्यावसायिक भवन, या कर्मचारियों के निवास हेतु प्रयुक्त वे मकान जिनका 1/3 से अधिक भाग व्यवसाय हेतु प्रयोग हुआ है। यानी 1/3 से अधिक भाग व्यवसाय हेतु प्रयोग हुआ है, ऐसे मकान भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऊपर वाले जो पहले वाला जो समूह था, जिसमें समूह नंबर 1, उसमें 2/3 या उससे अधिक वाला शामिल हो रहा था, और इसमें 1/3 भाग प्रयुक्त हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में इसमें शामिल हो जाएगा। तो यहाँ डिप्रिसिएशन की रेट होगी 10%। और जो तीसरा भवन का है, विशेष उद्देश्य हेतु प्रयुक्त भवन, वो तीसरा समूह में शामिल किया गया है। इसमें क्या है, पूर्णतः अस्थायी ढांचे या अस्थायी निर्माण, जैसे नुमाइश या प्रदर्शनी में अस्थायी दुकान अथवा निर्माण के समय चौकीदार के लिए बनाया गया अस्थायी ढांचा है। जल की आपूर्ति एवं सफाई हेतु लगाई गई मशीन या प्लांट के लिए बनाया गया भवन भी इसमें शामिल किया गया है। तो इनके लिए डेप्रिसिएशन की रेट है 40%। तो कुल मिलाकर जो डेप्रिसिएशन की रेट है बिल्डिंग्स के संबंध में, वो कर्मचारियों के लिए निवास हेतु प्रयुक्त भवन है 2/3 भाग से ज्यादा उसका धरातलीय निर्मित क्षेत्रफल का हुआ है तो 5%, होटल या बोर्डिंग के लिए या कारखाना, कार्यालय, गोदाम, दुकान आदि के रूप में है तो 10% की रेट में। और विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त भवन है, अस्थायी ढांचा है, अस्थायी निर्माण है, तो या जल आपूर्ति और सफाई हेतु लगाई गई मशीन है, तो ऐसी स्थिति में डिप्रिसिएशन 40% की रेट से मिलेगा।